हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज 12th क्लास की फिजिक्स 6th चैप्टर और आज है लेक्चर नंबर 3। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्रेरित धारा एवं प्रेरित आवेश की। तो बच्चों ये प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश हम किससे रिलेटेड पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक हमारा किससे जुड़ा हुआ है। तो बच्चों अब तक के पिछले 2 लेक्चर्स में हमने ये पढ़ा था, फैराडे के अकॉर्डिंग हमने फैराडे के एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे और फैराडे के नियम भी पढ़े थे। कुल मिला के हमने ये निष्कर्ष निकाला था कि जब किसी भी परपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसको हमने नाम दिया था बच्चों प्रेरित विद्युत वाहक बल, दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। हमने क्या नाम दिया था? प्रेरित विद्युत वाहक बल, दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, दैट इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो बच्चों परपथ में या किसी कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है फैराडे के नियमानुसार, उसकी हमने वैल्यू भी पढ़ी थी कि E = -डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, ये आपको ध्यान होगा। तो इस विद्युत वाहक बल के कारण यदि परपथ बंद है तो उसमें एक धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसको हम प्रेरित धारा कहते हैं। तो बच्चों जब धारा प्रेरित हुई है, और धारा क्या है? आवेश का प्रवाह, तो वहाँ आवेश भी प्रेरित हुआ होगा। तो आज के लेक्चर को पढ़ने का हमारा उद्देश्य यही है बच्चों कि आज के लेक्चर में आज हम क्या सीखने जा रहे हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल से कितनी प्रेरित धारा उत्पन्न हुई और कितना आवेश प्रेरित हुआ। ठीक है ना? परपथ में जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, उससे परपथ के बंद होने पर धारा प्रवाहित हुई और धारा प्रेरित हुई, प्रवाहित हुई। कौन सी धारा थी वो? प्रेरित धारा। तो धारा क्या है बच्चों? आवेश का प्रवाह, यानी वहाँ आवेश भी प्रेरित हुआ होगा। तो इनकी वैल्यूज़ आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मान लीजिए बच्चों हमारे पास कोई कुंडली है, जिसमें वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना हो रही है। उसमें फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, चाहे वो फ्लक्स में परिवर्तन किसी मैग्नेट के गति कराने से हो रहा हो या किसी अन्य विधि से हो रहा हो, किसी दूसरी कुंडली के आगे पीछे गति कराने से हो रहा हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें ये देखना है कि इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना हो रही है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना के लिए हमने अलग अलग प्रयोग करके दिखाए थे कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना फ्लक्स के परिवर्तन के कारण होती है। अब वो यहाँ फ्लक्स में परिवर्तन किसी भी विधि से हो रहा हो बच्चों, और इस कुंडली में अगर n फेरे हैं, नंबर ऑफ लूप्स, तो चलो हम इस कुंडली की ही बात कर लेते हैं। वैसे हम किसी भी परपथ की बात कर सकते थे। तो बच्चों हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रेरित धारा एवं प्रेरित आवेश, दैट इज इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड चार्ज। ये आज का टॉपिक है। हाँ तो बच्चों फिर लौट के वहीं चलते हैं कि हमारे पास कोई n फेरों वाली कुंडली है और जिसमें ये धारा मापी जुड़ा है। चलो परपथ को मैं पूरा करके दिखा देता हूँ। n फेरों की कुंडली है बच्चों और इसमें विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना होती है। तो इसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है फैराडे के नियमानुसार, उसका मान बच्चों कितना होगा? E = n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। ठीक है बच्चों। अब यदि इस कुंडली का यानी पूरे परपथ का, ये जो कनेक्टिंग वायर्स हैं उन सब को मिला के पूरे परपथ का प्रतिरोध R हो, कितना प्रतिरोध है? R है। यदि संपूर्ण परपथ, क्योंकि बच्चों धारा तो प्रतिरोध पर निर्भर करती है, तो यदि संपूर्ण परपथ का प्रतिरोध
आर है तो उसमें बहने वाली धारा, मैं पूरी बात नहीं लिख रहा, I इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी बच्चों, E अपॉन आर। ये फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, विद्युत वाहक बल और अपॉन प्रतिरोध कर दें तो उस परपथ में बहने वाली धारा हमें पता लग जाती है। यहाँ पर बच्चों E इक्वल्स टू माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी लिखा गया था, तो इसमें माइनस चिन्ह केवल इस बात को दर्शा रहा है कि उसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुआ है। ऋण के चिन्ह का मीनिंग यहाँ पर जो है वो केवल इतना ही है लेंज के नियमानुसार। तो यहाँ जो बच्चों हम ई रखेंगे उसका प्रमाण रख लेते हैं, दैट इज इस एक्सप्रेशन से अगर मैं इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का प्रमाण देखूं, मैग्नीट्यूड, ये तो आप मैथ में पढ़ चुके होंगे, जब प्रमाण देखते हैं तो साइन से कोई लेना देना नहीं होता, तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी हो गया बच्चों। तो उस परपथ में या उस कुंडली में बहने वाली जो धारा हो गई बच्चों वो कितनी हो जाएगी, आई इक्वल्स टू, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं एन और ये अपॉन आर है और डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो इससे हम प्रेरित धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसको मैं एक्सप्रेशन नंबर फर्स्ट दे सकता हूँ, इसको एक्सप्रेशन नंबर सेकंड देता हूँ। तो यहाँ बच्चों देखें कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वो किस किस बात पर डिपेंड कर रहा है, इन बातों को भी ध्यान से समझते चलिए कि एन आया, एन के प्रोपोर्शनल है। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर डिफाइन करूँ तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल ई है बच्चों वो किसके अनुक्रमानुपाती है, एन के, यानी इस कुंडली में जितने ज़्यादा फेरे होंगे उसमें उतना ही ज़्यादा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। इन बातों को बच्चों आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं, मैं यहाँ एक एक बात लिखूँगा तो वीडियो बहुत लेंदी होगा। तो ई का मान किस पर डिपेंड कर रहा है, एन पर। जितने ज़्यादा फेरे उतना ही ज़्यादा प्रेरित विद्युत वाहक बल, और ई फ्लक्स परिवर्तन की दर पर भी डिपेंड कर रहा है, यानी फ्लक्स जितनी तेज़ी से बदलेगा उतना ही ज़्यादा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखें प्रेरित धारा जो है बच्चों वो किस पर निर्भर कर रही है, प्रतिरोध पर, कुंडली के प्रतिरोध पर। आर आ गया ना, इसका प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा धारा उतनी कम होगी, और प्रतिरोध जितना मतलब व्युत्क्रमानुपाती है, प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा धारा कम होगी, प्रतिरोध जितना कम होगा धारा उतनी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन प्रेरित विद्युत वाहक बल में प्रतिरोध का कोई टर्म नहीं आया है, वो कुंडली चाहे मोटी हो चाहे पतली हो, यानी प्रतिरोध उसका कम हो या ज़्यादा हो, उस वायर के पतले और मोटे होने से उसका प्रतिरोध कम ज़्यादा होगा बच्चों। लेकिन पतले और मोटे होने से धारा पे तो प्रभाव पड़ेगा, लेकिन प्रेरित विद्युत वाहक बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में प्रतिरोध का कोई पद नहीं है। तो बच्चों आई किस पर डिपेंड कर रहा है, आर पर। फ्लक्स पर परिवर्तन पर भी डिपेंड कर रहा है, फेरों पर भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन साथ साथ प्रतिरोध पर भी डिपेंड कर रहा है। तो कुंडली का जो वायर है वो मोटा है या पतला है, उससे भी धारा के मान में बदलाव आएगा बच्चों। तो अब बात करेंगे प्रेरित आवेश की। तो अब हम प्रेरित आवेश निकालना चाहते हैं बच्चों। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि आई बराबर, मैं यहाँ लिखता हूँ पहले, आई बराबर होता है बच्चों डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी। अब डेल्टा क्यू को मैं सिंपली क्यू भी लिख सकता हूँ, तो डेल्टा क्यू यहाँ से निकालूँ प्रेरित आवेश, तो आई इंटू डेल्टा टी हो गया, आई इंटू डेल्टा टी। तो अब मैं इसके आगे लिखता चलता हूँ, तो प्रेरित आवेश डेल्टा क्यू बराबर आई की वैल्यू ये पुट करता हूँ एन अपॉन आर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। मतलब डेल्टा टी टाइम के इंटरवल में प्रेरित धारा है और डेल्टा टी टाइम इंटरवल में ही प्रेरित आवेश देख रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ डेल्टा टी लिया है। तो डेल्टा क्यू
की वैल्यू यहाँ देख रहे हैं, तो हमने I की वैल्यू पुट कर दी इनटू डेल्टा टी, तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट हो गया। तो बच्चों अब मैं यहाँ लिखूँगा डेल्टा क्यू जो आया वो कितना आया, प्रेरित आवेश N/R इंटू डेल्टा फाई या N डेल्टा फाई अपॉन R। तो ये प्रेरित आवेश हो गया। अब यहाँ प्रेरित आवेश की बात कर लेते हैं कि वो किस किस पर निर्भर कर रहा है। तो बच्चों हमने प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश हेडिंग डाला है, लेकिन हम तीनों टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल किस किस पर डिपेंड करेगा, प्रेरित धारा किस किस पर डिपेंड करेगी, प्रेरित आवेश किस किस बात पर डिपेंड करेगा। तो बच्चों एक बार फिर रिवाइज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ध्यान से समझना कि प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की दर पर निर्भर कर रहा है, क्योंकि डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी का अर्थ क्या है कि फ्लक्स परिवर्तन जितनी तेजी से होगा उसकी दर जितनी ज़्यादा होगी, प्रेरित विद्युत वाहक बल उतना ही ज़्यादा होगा। कुंडली में फेरे जितने ज़्यादा होंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन अब प्रेरित आवेश की बात करते हैं, तो प्रेरित आवेश में डेल्टा टी का कोई टर्म्स नहीं है। तो डेल्टा क्यू जो है बच्चों एक तरीके से ऐसे लिखा जा सकता है कि डेल्टा N फाई अपॉन R, और N फाई है टोटल फ्लक्स, इस कुंडली से बद्ध कुल फ्लक्स में परिवर्तन। तो वो फ्लक्स परिवर्तन पर डिपेंड कर रहा है, इस पर डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स परिवर्तन पर, उसकी दर पर नहीं। कुंडली को हम कितनी तेजी से, कुंडली और चुंबक के बीच कितनी तेजी से सापेक्षिक गति करा रहे हैं, उस बात का प्रेरित आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उस पर तो प्रभाव केवल फ्लक्स परिवर्तन का पड़ रहा है। फ्लक्स परिवर्तन तेजी से हो रहा है या धीरे से हो रहा है, यानी गति की दर, यानी जो हम गति करा रहे हैं वो तेजी से करा रहे हैं या धीरे धीरे मोशन करा रहे हैं, दोनों के बीच आपेक्षिक गति, इस बात का प्रेरित आवेश पर कोई प्रभाव नहीं है। प्रेरित आवेश केवल फ्लक्स परिवर्तन पर निर्भर कर रहा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि प्रेरित आवेश बराबर फ्लक्स परिवर्तन बटे प्रतिरोध। तो कहने का अर्थ ये है, चुंबक और कुंडली के बीच गति तेज कर दी जाए या मंद कर दी जाए, उसका प्रभाव प्रेरित आवेश पर नहीं पड़ेगा, उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, प्रेरित धारा पर भी पड़ेगा और प्रेरित विद्युत वाहक बल पर भी पड़ेगा, उसकी दर का। क्योंकि बच्चों ये दर है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, फ्लक्स परिवर्तन की दर, लेकिन यहाँ दर का कोई टर्म नहीं है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो प्रेरित आवेश है, तो बच्चों पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ये जो प्रेरित आवेश है इसको मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ, ये हटा देता हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो प्रेरित आवेश है बराबर कितना है, फ्लक्स परिवर्तन या नेट फ्लक्स में परिवर्तन, दर नहीं क्योंकि समय नहीं आ रहा, केवल फ्लक्स में परिवर्तन, परिवर्तन चाहे धीरे धीरे हो या तेजी से हो, नेट फ्लक्स में परिवर्तन या नेट फ्लक्स परिवर्तन बटे प्रतिरोध, उस परपथ का जो प्रतिरोध है, ये हुआ। तो बच्चों जो प्रेरित आवेश है वो उसकी दर पर, किसकी दर पर, फ्लक्स परिवर्तन की दर पर निर्भर नहीं करेगा, केवल फ्लक्स में परिवर्तन कितना हो रहा है इस पर निर्भर करेगा। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लें। तो बच्चों अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है गतिक विद्युत वाहक बल, दैट इज मोशनल ईएमएफ। मैं संक्षेप में ही लिख रहा हूँ।
मोशनल EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहाँ हम बच्चों ये बताना चाह रहे हैं कि जब कोई चालक किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, यानी चुंबकीय क्षेत्र कैसा होना चाहिए, एक समान, यूनिफॉर्म, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है हमारे पास, उसमें यदि कोई चालक गति करता है तो उस चालक के सिरों पर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये विद्युत वाहक बल उसकी चालक की गति के कारण उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसको हमने नाम दे दिया है गतिक विद्युत वाहक बल। इस टॉपिक को बच्चों हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक छड़ के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए या ये आ जाए गतिक विद्युत वाहक बल, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में छड़ को गति कराएंगे बच्चों। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से है, जो कि हमने क्रॉस से दर्शाया है। ये क्रॉस किस बात को इंडिकेट करता है बच्चों, कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस ग्रीन बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ से अंदर की ओर है। ये इससे रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ये मैंने क्षेत्र बनाया बच्चों। तो देखें, इस टॉपिक को समझने के लिए जैसे हमने एक छड़ ली, एक चालक छड़ है, यानी धातु की छड़ है, क्योंकि धातुएं चालक होती हैं। तो इस छड़ को मैं थोड़ा सा चौड़ा सा बनाता हूं, जिससे आपको समझने में आसानी हो। ये छड़ बच्चों, इसका मैं नाम दे देता हूं, एक सिरे को M और एक सिरे को N। तो देखें, इस छड़ के अंदर, चूंकि ये चालक है, धातु की है, इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, जो इस चालक के अंदर अनियमित गति कर रहे होंगे। तो मान लीजिए इस छड़ को मैं इस दिशा में v वेग से गति कराता हूं। ये छड़ इस चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से क्षेत्र के लंबवत गति कर रही है। क्षेत्र ऐसे है और छड़ को हम वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वर्टिकली खड़ा करके, मतलब ऊर्ध्वाधर रख के क्षैतिज दिशा में आगे की ओर, दाईं ओर को हम v वेग से गति करा रहे हैं। तो बच्चों, इसके अंदर आवेशित कण भी हैं। जैसे अब मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की, तो इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों। तो जब ये छड़ इस दिशा में v वेग से चल रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन भी इस छड़ के साथ साथ v वेग से इस दिशा में गति करेगा। तो बच्चों, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में, इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता v है, तो जब कोई आवेशित कण, इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है, चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से या किसी वेग से गति करता है, तो उस पर एक चुंबकीय बल आरोपित हो जाता है। तो इस पर एक चुंबकीय बल लगेगा बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस दिशा में v वेग से गति कर रहा है। आवेशित कण जब गति, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल, ये आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है। कितना बल लगता है बच्चों, QVB sin थीटा। मैग्नेटिक फोर्स जो लगता है QVB sin थीटा, इतना लगता है। अब इस पर जो बल लगेगा बच्चों, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो इसका आवेश E है, तो Fm बराबर कितना हो गया, E v वेग से गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र B है, और थीटा बच्चों यहाँ पर 90 है, क्योंकि क्षेत्र ऐसे है और ये ऐसे गति कर रहा है। तो कितना आ गया, EVB Fm। अब ये किस दिशा में लगेगा बच्चों, तो आवेशित कण पर, जब गतिमान आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है बच्चों। तो ये जैसे बायां हाथ है, तो
इसको हम चुंबकीय क्षेत्र यानी जो फोर फिंगर है, जो तर्जनी उंगली है, नियम में पीछे पढ़ा चुका हूँ बच्चों, तो इस उंगली को हमें रखना होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। और ये जो मध्यमा उंगली है हाथ की, मध्यमा बीच की उंगली, ये बीच की उंगली है, इन 3 उंगलियों में बीच की तो ये हो गई, मैं नाम से पुकार रहा हूँ मध्यमा उंगली, ये कहलाती है। मध्यमा उंगली इलेक्ट्रॉन के गति के विपरीत दिशा में रखी जाती है बच्चों, ऋणावेश के गति के विपरीत दिशा में और धनावेश के गति की दिशा में। तो ऋणावेश उधर जा रहा है तो इस उंगली को मुझे इधर रखना होगा, इस दिशा में, ऐसे। मैं इधर से समझाता हूँ तब क्लियर होगी बात। एक सेकंड बच्चों, ये लीड दिक्कत करेगी। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, ये जो फोर फिंगर है मैंने अंदर की ओर रखी, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो मुझे ये मिड फिंगर मध्यमा उंगली इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में रखनी होगी, ऐसे। तो अंगूठा मेरा नीचे को आ रहा है तो ये अंगूठा इस पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। तो यानी इस पर जो चुंबकीय बल लगेगा बच्चों वो नीचे की ओर लगेगा, Fm। नीचे को बल लग गया इस पर। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस परमाणु से अलग हुए हैं उसमें धनावेश भी होंगे, वो परमाणु धनावेशित रह जाएगा। तो इस धनावेश पर जो बल लगेगा चुंबकीय बल, वो ऊपर की ओर लगेगा, Fm। अब बच्चों आपको थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको नीचे बनाता हूँ। चलो केवल इलेक्ट्रॉन की ही बात कर लेते हैं, यहाँ हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे। कहने का अर्थ ये है कि इस इलेक्ट्रॉन पर एक चुंबकीय बल, लॉरेंज बल लगा, जो कि नीचे की ओर N सिरे की ओर लगा। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस सिरे की ओर आने लगेंगे बच्चों, तो इधर इलेक्ट्रॉन आने लगेंगे। बल धनावेशों पर भी लगेगा, लेकिन धनावेश जो हैं बच्चों, जिन परमाणुओं से ये इलेक्ट्रॉन अलग हुए हैं वो धनावेशित आयन बन गए हैं, तो वो धनावेश कहीं गति नहीं करता है चालक के अंदर, क्योंकि वो बहुत भारी है। ये इलेक्ट्रॉन बहुत हल्के कण हैं, तो गति के लिए यही जिम्मेदार हैं, यही गति कर सकते हैं। तो धनावेशित कण वहीं के वहीं हैं, तो धनावेश तो हर जगह हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पूरे चालक में से इधर की ओर गति करने लगेंगे। तो बच्चों इस सिरे की ओर आने लगेंगे, तो ये सिरा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण इधर इलेक्ट्रॉन अधिक इकट्ठे होने लगेंगे। ये जो सिरा N है वो ऋणावेशित होने लगेगा और इधर इलेक्ट्रॉनों की कमी होने लगेगी इस सिरे की ओर, ये सिरा धनावेशित होने लगेगा। ऐसा ही होगा बच्चों। तो इससे क्या होगा कि ये एंड धनावेशित हो गया, ये एंड ऋणावेशित हो गया, तो इस दिशा में धन से ऋण की ओर एक वैद्युत क्षेत्र E भी उत्पन्न हो जाएगा, जिसकी दिशा M सिरे से N की ओर होगी। इस वैद्युत क्षेत्र के कारण क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल लगेगा। वैद्युत बल ऋणावेश पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। क्षेत्र नीचे की ओर है तो इलेक्ट्रॉन पर जो बल है वो ऊपर की ओर लगेगा बच्चों, Fe। वो कितना होगा, वैद्युत बल कितना होगा, Fe इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर QE होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश E और वैद्युत क्षेत्र है E। ये Fm था बच्चों, यहाँ लिख दूँ Fm कितना आया था, EVB, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और Fe कितना आ गया, EE। तो ये इलेक्ट्रॉन बच्चों इधर गति करते रहेंगे। अब प्रश्न ये उठता है, ये कब तक इधर चलेंगे। तो बच्चों इस लॉरेंज बल के कारण, जो चुंबकीय बल इस पर लग रहा है, इसके कारण इलेक्ट्रॉन इस सिरे की ओर आते जाएंगे। इधर ऋणावेश की मात्रा बढ़ती जाएगी, इधर ऋणावेश की मात्रा बढ़ती जाएगी, इधर धनावेश की मात्रा बढ़ती जाएगी। जितनी आवेशों की मात्रा सिरों पर बढ़ती जाएगी उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, उतना ही ज़्यादा उन पर फोर्स लगता जाएगा। फिर एक ऐसी सिचुएशन पैदा होगी कि ये दोनों फोर्स, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, वैद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, वैद्युत बल बढ़ता जाएगा, फिर एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये चुंबकीय बल और ये वैद्युत बल बराबर हो जाएंगे। जब E का मान इतना पहुंच जाएगा, वो
इक्विलिब्रियम की पोजीशन होगी, यानी अब ये दोनों बल बराबर हो चुके हैं। अब इधर आवेश आना बंद हो चुका है। ये सिरा जितना ऋणावेशित होना था उतना मैक्सिमम हो चुका है, ये सिरा जितना धनावेशित होना था उतना हो चुका है, और यहाँ जितना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होना था उतना हो चुका है। तो संतुलन की अवस्था में ये दोनों बल कैसे होंगे बच्चों? बराबर हो जाएंगे। दैट इज Fe इक्वल्स टू Fm, दैट इज Ee इक्वल्स टू EVB। E से E कैंसिल आउट, E इक्वल्स टू आ गया V इंटू B। इतना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। यदि इस चालक छड़ की लंबाई में L मान लूं तो आपने ये पढ़ा है कि जब किसी चालक छड़ में वैद्युत क्षेत्र स्थापित होता है तो वहाँ उसके सिरों पर एक वैद्युत विभवांतर होता है। इन दोनों के बीच जो रिलेशन होता है बच्चों, इस चालक छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ जो विभवांतर है वो E इंटू L होगा। इस चालक छड़ के सिरों M और N के बीच, ये आपने विभव प्रवणता पढ़ी थी, वहाँ भी पढ़ा था, आपने संधारित्र में भी पढ़ा था। ये रिलेशन तो बहुत पुरानी बात हो गई बच्चों। तो इतना विभवांतर उस छड़ के सिरों पर उत्पन्न हो जाएगा। तो V इक्वल्स टू E की वैल्यू ये रख देते हैं तो कितना आ गया? VBL, या इसको B पहले लिख लूँ बच्चों, लिखने का तरीका है जैसे याद करने में आसानी हो, VBL। तो यही हमारा प्रेरित विभवांतर है उस छड़ के सिरों पर। ये कब है बच्चों? जब छड़ क्षेत्र की दिशा के लंबवत चल रही थी, यानी क्षेत्र जो था, एक सेकंड बच्चों, क्षेत्र अंदर की ओर था और जो छड़ थी, छड़ मैं भी दिखाता हूँ, ऐसे क्षेत्र इस दिशा में था बच्चों और छड़ ऐसे गति कर रही थी, लंबवत थी। देखो ये एंगल 90 का बनना है, लंबवत गति कर रही थी। अब क्षेत्र की दिशा से अगर थीटा एंगल बनाते हुए चले, जैसे क्षेत्र तो इधर है लेकिन छड़ कैसे रखी है? इस तरीके से थीटा एंगल बनाते हुए, यदि छड़ क्षेत्र से थीटा एंगल बना रही है, जैसे मैं यहाँ बना देता हूँ, जैसे ये सिचुएशन होती बच्चों, बी की दिशा तो अंदर की ओर हो गई, और अब यहाँ कोण दिखाना थोड़ा असंभव हो जाएगा क्योंकि लंबवत उधर दिखाने में दिक्कत आएगी। तो क्षेत्र को अब मैं सीधा सीधा बना लेता हूँ। जैसे क्षेत्र ये है, अब तो दिख रही हैं क्षेत्र रेखाएं, देखें यहाँ क्षेत्र रेखाएं लंबवत थीं तो यहाँ बोर्ड पे मैं दिखा नहीं पा रहा था। अब छड़ ऐसे चल रही है, कितना एंगल बना रही है? थीटा। ये है दिशा बी की। तो इस छड़ के लंबवत अगर मैं घटक निकालूंगा, इस छड़ के लंबवत घटक निकालूं तो वो बी साइन थीटा आएगा बच्चों। तो उस केस में जो सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, ये इस केस में बता रहा हूं मैं, V बराबर बी साइन थीटा घटक उसके लंबवत होगा। जैसे B इधर है, अब मैं उसके छड़ कैसे गति कर रही है बच्चों? थीटा एंगल बनाते हुए B वेग से तिरछी उसको ऐसे ले जा रहे हैं, ऐसे ऐसे ले जा रहे हैं। तो इस दिशा में, इस दिशा के लंबवत घटक निकालूंगा तो V साइन थीटा आएगा। तो V बराबर कितना हो जाएगा? B साइन थीटा इंटू VL, B साइन थीटा इंटू VL। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि BVL साइन थीटा। तो ये उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर हुआ बच्चों। पहले इसका स्क्रीनशॉट लें फिर आगे बात करेंगे। हाँ तो बच्चों, जब चुंबकीय क्षेत्र चालक की गति, चुंबकीय क्षेत्र से चालक थीटा कोण बनाते हुए गति करता है, उस केस में
जो छड़ के सिरों पर विभवांतर है वो बच्चों इतना आया BVL sin थीटा। अब इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ बच्चों, इन वेक्टर फॉर्म, तो ऐसे लिख सकते हैं कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल या छड़ के सिरों पर जो गतिक विद्युत वाहक बल है, इसको हम सिरों पर प्रेरित विभवांतर या गतिक विद्युत वाहक बल का नाम दे देते हैं V। वो ऐसे लिखा जा सकता है क्योंकि जो विद्युत वाहक बल है अदिश राशि है, लेकिन यहाँ दो सदिश राशियाँ मौजूद हैं V और B, तो V क्रॉस B इनका प्रोडक्ट सदिश आएगा और सदिश को अगर हम डॉट प्रोडक्ट करें तो अदिश आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों इनको लिखा जा सकता है वेक्टर फॉर्म में। तो बच्चों आपने देखा कि जब कोई छड़ एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है तो उसके सिरों पर एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसको हमने गतिक विद्युत वाहक बल का नाम दिया है। अब इस छड़ का बच्चों में ही समझा देता हूँ, एक बंद परपथ बना दूँ। जैसे मैं एक वायर से कनेक्ट कर दूँ इसको, तो परपथ अब बंद हो गया। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो इसमें इस तरीके से एक विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी, यानी इसमें प्रेरित धारा भी बहने लगी, जिसकी दिशा इस छड़ में N सिरे से M सिरे की ओर हो गई बच्चों। तो प्रेरित धारा यहाँ उत्पन्न हो गई चालक छड़ में। तो बच्चों जब किसी चालक में हमें प्रेरित धारा की दिशा देखनी हो तो किस नियम से देखेंगे? इतना एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे कि इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, किधर फोर्स लग रहा है, कैसे क्या, किधर गति हो रही है। इन चीज़ों को देखने की बजाय किसी चालक की गति के कारण, चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक की गति के कारण उसमें जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, बच्चों यहाँ हमने गतिक विद्युत वाहक बल पढ़ा, और परपथ को जब बंद कर दिया तो उसमें प्रेरित धारा भी बही। तो प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए एक सिंपल सा नियम पढ़ लेते हैं, जिसे कहते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अब बच्चों आप कहेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, हमने पीछे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पढ़ा है। तो बच्चों फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो पढ़ा था वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता था। और यहाँ फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चालक गति करता है तो उसमें उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा को बताएगा। यहाँ चालक गति कर रहा है, धारा प्रेरित हो रही है, वहाँ धारा के बहने के कारण उस पर बल लग रहा था, उसमें गति हो रही थी, उसकी दिशा को बता रहा था। तो दोनों उल्टे हैं। तो चलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि धारा इस दिशा में बही। इसी दिशा को हम किसी भी चालक में किस नियम से ज्ञात करेंगे? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। तो अब उस नियम को पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों पढ़ रहे हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, दैट इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो बच्चों यहाँ केवल मैं समझाऊंगा आपको, लिख तो आप लेंगे ही। तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं बच्चों? ये क्या बताएगा? चालक में प्रेरित धारा की दिशा को, कि प्रेरित धारा किस दिशा में उत्पन्न होगी। क्या बताएगा? ये चालक में प्रेरित धारा की दिशा को बताएगा। इसलिए पढ़ रहे हैं दिशा किधर होगी ये जानने के लिए। बच्चों हमने लेंज के नियम में भी प्रेरित धारा की दिशा पढ़ी थी। तो लेंज का नियम, किसी कुंडली में जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, किसी लूप में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उसमें धारा की दिशा किधर होगी, वो नियम उस कंडीशन में अप्लाई होता है। यहाँ क्या है कि चालक ही चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, तब प्रेरित धारा किस दिशा में होगी, उस केस में हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात कर लेते हैं। तो दोनों कंडीशन आपको समझ में आ गई कि लेंज का नियम कब लगाते हैं और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कब लगाते हैं। तो बच्चों दायां हाथ यानी सीधा हाथ, तो ये मेरा सीधा हाथ है, ये आप देख रहे हैं। तो इस नियम में क्या करते हैं
के दाएं हाथ की अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियों, अंगूठे सहित इन तीनों उंगलियों को लंबवत फैला लेते हैं। इस तरीके से देखिए, ये अंगूठा है, ये तर्जनी है, ये मध्यमा है, दैट इज़ ये थंब है, ये फोर फिंगर है, ये मिड फिंगर है। इस तरीके से फैला लेते हैं और इस फोर फिंगर को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखते हैं और इस अंगूठे को चालक की गति की दिशा में रखते हैं। तो ये जो मध्यमा उंगली है, मिड फिंगर है, वो उस चालक में प्रेरित धारा की दिशा को बताती है। नियम समझ में आ गया। नियम बहुत आसान है, जिन जिन दिशाओं में जो उंगली रखनी है वो रख दीजिए। ये उंगली जिस दिशा में आएगी प्रेरित धारा की दिशा को बताएगी। चालक जिधर चल रहा है अंगूठा उधर कर दीजिए। चुंबकीय क्षेत्र जिधर है इस मिड फिंगर, उस फोर फिंगर को उधर कर दीजिए। तो ये उंगली आपकी जिधर भी सेट होगी वो प्रेरित धारा की दिशा को बताएगी। तो इस नियम में आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी उंगली किस चीज़ को इंडिकेट कर रही है। वही मैं यहाँ फिगर में बनाता हूँ बच्चों। जैसे ये मैंने बनाया एक थंब। ओह सॉरी, अभी कपड़ा लाना पड़ेगा बच्चों, थोड़ी सी गड़बड़ होगी। और ये आपकी फोर फिंगर और यहाँ बना देते हैं मिड फिंगर। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं। और एक सेकंड, गड़बड़ हो जाती है बच्चों। सही का थोड़ा सा फिंगर्स ज़्यादा मोटी बन गई हैं बच्चों, कोई बात नहीं। मुझे आपको फिगर से समझाना है। थोड़ी सी स्क्रीन में देखते हैं बच्चों, अंगूठा लग रहा है आपको कि नहीं। चलिए, समझ में आना चाहिए बच्चों। ये आपका थंब है, इसको थोड़ा सा, चलो लंबवत हैं ये एक दूसरे के, ठीक है। तो ये अंगूठा है बच्चों, ये तो आप समझ रहे होंगे। ये अंगूठा है, ये चालक की गति की दिशा में रखा जाएगा। और आपकी ये जो फोर फिंगर है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। अप्लाई तो कर ही लेंगे। तो ये जो मिड फिंगर है मध्यमा, वो क्या बताएगी बच्चों? प्रेरित धारा की दिशा। प्रेरित धारा की दिशा को बताएगी। इस तरीके से हम इस नियम से बच्चों क्या ज्ञात कर लेंगे, किसी भी चालक में प्रेरित धारा की दिशा किधर है। ठीक है बच्चों, चलो हाथ थोड़ा सा गड़बड़ बना है, उससे कोई फ़र्क नहीं है, आप नियम समझ गए हैं। जैसे जो फोर फिंगर थी बच्चों, ऐसे लिख देते हैं, फोर फिंगर यानी तर्जनी कहते हैं इसको। ये फील्ड की दिशा में रखी जाएगी। कौन सा फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखने के लिए मैंने फील्ड लिख दिया है, एफ और एफ। और जो सेंट्रल फिंगर है, सेंट्रल फिंगर मध्यमा उंगली, वो क्या बताएगी? करंट। कौन सी करंट? इंड्यूस्ड। आप इस नियम को भूलें नहीं, इसलिए मैंने जैसे सेंट्रल फिंगर सी तो करंट,
फोर फिंगर जो है तर्जनी उंगली वो फील्ड की दिशा में। अब बचा क्या, थंब तो चालक की गति की दिशा में है ही। बस दो कन्फ्यूज़न हो जाता है कौन सी उंगली कहाँ रखें, तो जब दो उंगलियां भी पता है हमें कौन सी किधर रखनी है तो तीसरा तो शेष रह ही जाता है। थंब किधर है, मोशन ऑफ कंडक्टर, चालक की गति की दिशा में, तो इससे आप भूलेंगे नहीं कि कौन सी उंगली किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो बच्चों ये रहा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। कल इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड कुछ और बातें करेंगे, इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो तब तक इस काम को आप कंप्लीट करिए और इसको थोड़ा थ्योरी में भी लिख लीजिएगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम वो आपकी समझ में आ ही गया है, थोड़ा टेक्स्ट बुक की मदद लीजिए। तो मिलते हैं कल बच्चों इन्हीं टॉपिक्स का एक सारांश लेकर, इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।